बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब बिल्कुल ठीक है, एक्सप्रेसो ट्यून कर चुके हैं और एक ब्रांड न्यू एक्सप्रेसो एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरवला हसन। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने मास्क क्यों पहना है, और चूंकि हम बार बार अपने शो पे अवेयरनेस दे रहे थे कि कोरोना की दूसरी वेव आ चुकी है और बहुत वर्स्ट है। हुकूमत बार बार कह रही है कि आप SOPs का ख्याल रखिए, मास्क का इस्तेमाल करें। तो आज हमने ये जेस्चर दिया है, आपको बताया है कि हम भी अपने सेट पर अमूमन हम बोल रहे होते हैं तो हम मास्क नहीं पहनते, लेकिन ऑफर हम लाजमी पहनते हैं। ऑब्वियसली पहनना ना पहनना मास्क जो है वो एक रिक्वायरमेंट है ऑन सेट, लेकिन आप रोजमर्रा रूटीन के अंदर हम सोशल डिस्टेंसिंग को भी कह रहे थे कि पॉसिबल बनाना चाहिए, और उसके साथ साथ जो मास्क है वो बहुत जरूरी है। मास्क आपकी सेहत से ज्यादा आपके आसपास के लोगों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। कोरोना की सेकेंड वेव के हवाले से जिस वक्त NCOC है, जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल है, उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग अलर्ट जारी किया है कि बहुत ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। और कल मेरे भाई को इनफेक्ट एक हॉस्पिटल में जाने का इत्तेफाक, और ही वाज टेलिंग कि बहुत सीवियर कंडीशन है हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त, फिर ओवरलोडिंग और वैसे भी आम रूटीन में अपने इर्द गिर्द भी सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोग कोरोना का शिकार हो, और उसकी रीजन यही है कि दूसरी वेव पे हमने बहुत लाइट लिया इसको और हमने उस तरह से SOPs को फॉलो नहीं किया, अपना ख्याल नहीं रखा। तो इस हवाले से हम आज अपने पोल को भी अनाउंस करते चले। हमारा पोल बेसिकली क्या है? हमारा पोल ये है कि क्या हुकूमत लॉकडाउन के बगैर SOPs पर अमल दरामद करवा सकेगी या नहीं। इस पोल को आपने अपनी राय देनी है, आपने हमारे WhatsApp नंबर पे अपनी राय का इजहार करें। और मास्क कोरोना के खिलाफ वाहिद ढाल है, एहतियात एहतियात और एहतियात वाहिद हल है इस सारी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए। इस पे हम प्रोग्राम के अंदर बात भी करके बड़ा एक्सक्लूसिव हमने इसके ऊपर अपने प्रोग्राम का डिजाइन भी किया हुआ, इस पे बात करेंगे और फिर वक्त बढ़ेंगे आज की हेडलाइंस की जानिब। कोरोना की दूसरी लहर कौमी सलामती का मसला बन गया, हेल्थ एडवाइजरी ने अलर्ट जारी कर दिया। वजीर आजम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने का ऐलान, इंतखाबी इस्लाहात के लिए ओपोजिशन को दावत। PDM ने हुकूमत की इज्तिमात पर पाबंदी को मुस्तरद कर दिया, जल्द से शेड्यूल के मुताबिक करने का ऐलान। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना आज हमें खिलाएंगी इस्लामाबाद के 6 दालों से तैयार करदा शाजी दाल चावल। बस ठीक है, मानती नहीं है ना ये मेरी बात, कहाँ तक कराची तो आपने कह दिया। अच्छा ठीक है, मैं वेदर बताने वाली हूँ। सबसे पहले मौसम की सूरत हाल की बात करेंगे जी। तो लाहौर का दर्जा हरारत जो मैक्सिमम रहने वाला है वो है 22, जबकि मिनिमम टेम्परेचर होगा वो 8 होगा। कराची के मौसम की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 28, जबकि कम से कम 16 रहने वाला है। आगे बात करें तो गुजरात के हवाले से आपको बताएं, गुजरात मशहूर है पंखे बनाने की वजह से और चौधरी बरादरान की वजह से भी मशहूर है, चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात साहब की वजह से। यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो रहेगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा गुजरात के अंदर। और यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे सबसे पुरानी तहजीब रखने वाले पाकिस्तान के शहर टेक्सला के हवाले से, इसमें ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री जबकि कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इसके अलावा हम अगर एयर इंडेक्स की बात करें तो लाहौर में तो थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर हो गई बारिश की वजह से, लेकिन कराची की सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। कराची में पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा हो गया और एयर इंडेक्स ये कह रहा है कि इस वक्त जो मैक्सिमम एयर काउंट वहां पे काउंट किया गया है वो 191 191 और कम से कम 66 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। अल्लाह करे कि वहां पे भी बारिश हो और थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए। खैर आगे बढ़े। बिल्कुल, हम अभी आज की जो कि हमने डिस्कशन करनी है कोरोना के हवाले से, तो हमारी देखते हैं आज की बड़ी खबर। जी, सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे कोरोना के हवाले से। तो दूसरी लहर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहले से ज्यादा मौलिक हो गई है। कोरोना वबा को कंट्रोल करने के लिए NCOC के फैसले अपनी जगह, लेकिन हम इसके साथ साथ बात करें मुआशी सरगर्मियों को जारी रखने की बात हो। और लॉकडाउन के बगैर कोरोना पर काबू पाना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, और इस तशवीशनाक सूरत हाल पर इंटेलिजेंस जो हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कोरोना की दूसरी लहर को कौमी सलामती का मसला करार दिया गया। और साथ ही ये भी बताया गया है कि मुल्क में जो कोरोना केसेस की तादाद में उसमें 400% तक इजाफा हुआ है और यौमिया केसेस 500 से बढ़कर 2000 तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, और हम अगर विंटर सीजन की बात करें, विंटर सीजन शुरू हो रहा है, सर्द मौसम है, कोरोना वबा तेजी से फैलती है, इस बात का हमें इल्म है, इसलिए खुसूसी इक़दामात की जरूरत है। हेल्थ एडवाइजरी में मुल्क भर में हर किस्म के इज्तिमात, सियासी और मजहबी सरगर्मियों, शादी हॉल, स्कूल्स और मदारिस बंद करने की तजवीज़ दी गई है। और यह भी कहा गया है कि सिनेमास, थिएटर्स, तफरीही मकामात और मजार बंद किए जाएं। बाजारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद
बरामद ना करने वालों को इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर भारी जुर्माने भी किए जाएंगे और जो कोरोना टेस्ट का अमल है वो वसी किया जा रहा है। ठीक है, और आगे हम ये भी बढ़े तो 3 इस वक्त बड़ी कंपनियां हैं जो वैक्सीनेशन के हवाले से दावा कर रही हैं। पहले 2 कंपनीज थी जिन्होंने 90% कामयाबी का दावा किया था और परसों एक आई थी जिसके मुताबिक 94.6% आई थिंक कंपनी ने दावा किया था कि वैक्सीन कामयाब होगी। और कल एक स्टेटमेंट ये भी हमने सुनी कि शायद पाकिस्तान एडवांस बुकिंग करना चाह रहा है कोरोना वैक्सीन की। अच्छा इमरान, इस वक्त थोड़ा सा मैं बताती चलूं कि 150 वैक्सीन जो है तजर्बाती एक्सपेरिमेंटल एक फेज से गुजारे जा चुके हैं, जिसमें जो 25 वैक्सीन है वो आजमाइश के मरहले में दाखिल हो चुकी है और 5 से 7 ऐसी वैक्सीन भी हैं जो इंसानों पर आजमाई भी जा रही हैं और जो यकीनन दुनिया के लिए कह लें उम्मीद की किरण है। लेकिन अभी भी आपने याद रखना है कि जो आप वैक्सीन के इंतजार या उस पर रिलाय करने के बजाय एहतियात करें और पहला और आखिरी ऑप्शन आप एहतियात को ही रखें। बिल्कुल, और वैक्सीन के हवाले से हम साइंस और टेक्नोलॉजी हमारा जो सेगमेंट है उसमें भी अब बात करेंगे और अभी कर लेते हैं, बल्कि इस हवाले से आपको बताते हैं वैक्सीनेशन की डिटेल हमारे पास एक रिपोर्ट की सूरत में वापस आते हैं तो इस पर डिस्कशन भी करेंगे। जरा रिपोर्ट देख लीजिए। साइंस एंड टेक सेगमेंट के साथ मैं हूं महनूर शेख। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बारे में, जिसके वार तेजी से जारी हैं, लेकिन साथ ही साथ इसकी वैक्सीन पर भी बहुत सा काम हो रहा है। नाजरीन, कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान जो खदशात खुशकिस्मती से गलत साबित हुए थे, अवामी लापरवाही के बायस दूसरी लहर में ये सच साबित हो गए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मोहलिक साबित हो रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कोरोना वायरस के केसेस में 400% तक इजाफे के बाद इसे कौमी सलामती का मसला करार दे दिया गया है। सूरत हाल इस हद तक खराब हो चुकी है कि यौमिया केसेस 500 से बढ़कर 2000 तक पहुंच गए हैं। फाइजर वैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ 90% तक मौसर करार दिया गया है। इस वैक्सीन को 43,000 से ज्यादा अफराद पर आजमाया गया, जिसके हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं। फाइजर कंपनी नवंबर के तीसरे हफ्ते तक यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से इसको हंगामी तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत लेने की तैयारी कर रही है। कंपनी का कहना है कि वो 2020 के आखिर तक 50 मिलियन और 2021 में 1.2 बिलियन वैक्सीन तैयार करने का मंसूबा रखती है। इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेंटीग्रेड के सर्द तरीन टेम्परेचर पर स्टोर किया जाएगा, जिससे ये वैक्सीन 6 माह तक के लिए महफूज रहेगी और काबिले इस्तेमाल रहेगी। दूसरी वैक्सीन जिसके बारे में बात करेंगे वो है मॉडर्ना वैक्सीन। इस वैक्सीन के कोरोना वायरस के खिलाफ 94.5% मस्बत नताइज रिपोर्ट किए गए हैं। अमेरिका रवां साल के आखिर तक फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल के लिए 60 मिलियन खुराकों के इस्तेमाल की इजाजत देने का इरादा रखता है। फाइजर की निस्बत मॉडर्ना वैक्सीन को नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। इस वैक्सीन को 8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर 30 दिन तक और -20 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर 6 माह तक के लिए स्टोर किया जा सकता है। इस वैक्सीन को 30,000 रजाकार अफराद पर आजमाया जा चुका है। मॉडर्ना कंपनी रवा साल के आखिर तक 20,000 वैक्सीन तैयार करने का प्लान रखती है। तीसरी वैक्सीन जिसके बारे में बात करेंगे वो है कैंसिनो वैक्सीन। कोरोना वायरस के खिलाफ कैंसिनो वैक्सीन के 90% मस्बत नताइज सामने आए हैं। चीन की 2 कंपनियां हुकूमत पाकिस्तान के इश्तराक से इस वैक्सीन की तैयारी पर काम कर रही हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक वैक्सीन का पहला और दूसरा मरहला चीन में हुआ था और तीसरा पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में वायरस से बचाव की वैक्सीन कैंसिनो के क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे मरहले में 8 से 10,000 पाकिस्तानी शामिल हुए। रूस में भी इस वैक्सीन के आजमाइशी मरहले जारी हैं। इस वैक्सीन को 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत पर एक लंबे अरसे तक महफूज किया जा सकता है। कोरोना वैक्सीन की तैयारी एक पेचीदा और वक्त आजमा मरहला है और इसकी दस्तयाबी में कई साल लग सकते हैं। कोरोना से बचाव के लिए जब तक वैक्सीन दस्तयाब नहीं होती तब तक मास्क ही मोहलिक वबा के खिलाफ हमारा मौसर हथियार है। हमें इनफरादी तौर पर कोरोना से बचना है ताकि हम अपने प्यारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकें। हमें इनफरादी तौर पर अपने कारोबार को इस वबा के असरात से बचाना होगा ताकि हमारी मुल्की मईशत कोरोना के असरात से महफूज रह सके। याद रखें, समाजी फासले, मास्क के इस्तेमाल और दीगर SOPs पर अमल दरामद करके हम बहैसियत कौम कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अपनी जीत और हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं। देखिए वैक्सीन के हवाले से और इसके हवाले से हम डिस्कशन भी करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे इंडस अस्पताल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल बारी खान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे वकार अहमद मलिक से और मुआशी रवैयों के हवाले से एज ए नेशन हमारा क्या बिहेवियर है टुवर्ड्स कोरोना और दीगर जो मामला है इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। हम दूसरी लहर की बात करें, आपने इस पर बहुत सारा काम भी किया है कोरोना वबा के हवाले से। मुल्क भर में अगर बात की जाए तो कोरोना वबा की जो दूसरी वेव है बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। अब गवर्नमेंट बार बार कह रही है SOPs का ख्याल रखें, केसेस की तादाद बढ़ी है, तो क्या एज ए नेशन हमें मजीद इस पे वर्क करने की जरूरत है, स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है? क्या आप इस हवाले से कहेंगे?
अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। डेफिनेटली ये सेकेंड वेव आ गई है और काफ़ी तेज़ी से आ रही है और इसमें जो SOPs हैं उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बड़ी सिंपल सी SOPs हैं, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। मास्क पहनना बहुत लाजमी है और मास्क को पहनना, अपने हाथों को साफ रखना और सोशल डिस्टेंसिंग जितना मुमकिन हो और कोशिश ये करनी चाहिए कि गैदरिंग्स में हमको नहीं जाना चाहिए। तो लेकिन जब तक इनफरादी तौर पर हर एक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा, चाहे कितने किस्म के सख्त लॉकडाउन कोई भी कर दें, कितने जुर्माने भी कर लें लोग। अब मेरी किसी से बात हो रही थी कि जी हम शादी के ऊपर जो है ना ये करेंगे कि जी पाबंदी लगा रहे हैं कि कम लोग होंगे, ओपन एरिया में 300 लोग होंगे। तो कोई साहब मुझसे कहने लगा, अच्छा क्या उसमें क्या दूल्हा को तो उठा के नहीं ले जाएंगे ना? मैंने कहा अभी तक तो ये तो नहीं है, लेकिन कितना मैंने जुर्माना कितना? अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त एक बड़ा की क्वेश्चन है, बड़ा की क्वेश्चन है कि एकदम से केसेस आना कम हो गए। आप जैसे डॉक्टर साहिबान के खदशात थे, फिर अब एकदम से इनकी तादाद हम कह रहे हैं 400 गुना बढ़ गई। क्या इसकी वजह सिर्फ हमारी वो पाबंदियां हैं जो हमने हटाई हैं, या आप वो जैसे कल प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि म्यूटेट कर रहा है वायरस, उसकी नौयत चेंज हो रही है, टेक्निकली इसकी ये रीजन है? बुनियादी तौर पे वजह क्या है, या सेकंड वेव पहले से ज्यादा स्ट्रांग है? जरा टेक्निकल एस्पेक्ट बताइए हमें। देखिए, एक तो टेक्निकली एक मौसम का इम्प्लीमेंट भी बहुत था। दूसरी जो चीज है ना, इंपॉर्टेंट बात है, हमने जो है ना हमारे एक जो गलती की थी, हमको कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी। हम ये समझने लगे कि ये वायरस खत्म हो गया है, लेकिन वायरस उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक ये एक मरीज भी मौजूद है आपके मुल्क में। तो ये समझने की बात है। तो वो हम बड़े खुश हो गए, खुशियां मनाने लगे और हमने तो किया, स्कूल खोले, साथ में शादी हॉल्स खोल दिए और साथ में रेस्टोरेंट खोल दिए। उस पे स्कूल पे तो हमारी सारी तवज्जो थी, स्कूलों पे हमने सारी SOP भी करी, टेस्टिंग भी की, लेकिन हमने इनको 2 सेक्टर को हमने खुला छोड़ दिया। तो उस वजह से भी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ दोबारा हम आएंगे, हमारे साथ वकार अहमद मलिक भी हैं। वकार साहब, चूंकि अभी हम माशरती रवैये की बात करेंगे, हुकूमत बार बार कह रही है SOPs का ख्याल रखें, और जब दूसरी वेव भी आई तब भी खदशात कैसे पहले भी जाहिर किया जाता था। एज ए नेशन हमारा रवैया इतना नॉन सीरियस क्यों है इस चीज को लेकर? मेरा ख्याल है कि नॉन सीरियस तो शायद इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि पहली मरहले में तो हमने सीरियसनेस का मुजाहरा किया और उसके रिजल्ट्स भी है वो हमें मिले। अभी जो WHO के जो सरबराह है वो भी यही कह रहे हैं कि आप वैक्सीन या इस तरह का कोई इंतजार न करें, आपकी प्रायोरिटी जो है वो पूरी दुनिया की सिर्फ एहतियात है और उसी में सारी चीज़ मुज़मर है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक साइंटिफिक फिनोमेना है ना। या तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान ने कोई ऐसी वैक्सीन ऑलरेडी डेवलप करके पूरी अपनी आवाम को लगा दी हो जिसकी वजह से पाकिस्तान फतेहयाब हुआ, वो हमें पता है कि ऐसा तो नहीं हुआ। फिर एक ही सूरत रह जाती है कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने कंपैरेटिवली, पाकिस्तानी अवाम ने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है कंपैरेटिवली दूसरे, क्योंकि ये एक साइंटिफिक फिनोमेना। आप कुदरती कवानीन का एहतराम करेंगे, कुदरत आपको बख्श देगी, नहीं करेंगे तो वो आपको सजा देगी। तो ये बड़ी सीधी सी बात है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी अवाम ने पहले मरहले में मुकम्मल तौर पे किया है। अभी यकीनन एक अंदेशा है कि वो कि ऐसा ना हो कि कोई इस तरह की बदियत जाती है। ठीक है, ब्रेक हमने लेनी है, वापस इसको दोबारा से लिंक करते हैं। ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और ऑफ द एयर भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि कितना इंटेंस है इस वक्त अगर कोरोना की सूरत हाल की हम बात करें तो। खैर हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, वकार मलिक साहब भी मौजूद हैं। इससे पहले मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊं, वकार साहब एक बात मुकम्मल करते ब्रेक से पहले, एक तो आप वो कंप्लीट कर लें, दूसरा आपने एज अ नेशनल बिहेवियर की आपने बात की है। हैव वी एक्सेप्टेड कोरोना? पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था हमने, अब एक्सेप्ट कर लिया हमने। देखिए वो एक सोसाइटी का एक सेगमेंट या एक छोटा हिस्सा जो था वो जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ओवरऑल अगर एक्सेप्ट ना किया होता तो वो निकलते ना, वो रिजल्ट्स ना होते जो हमने ये पूरे समर में देखे हैं कि पाकिस्तान कंपैरेटिवली दूसरी ममालिक से बहुत बेहतर रहा है। इसका मतलब है कि मैसेज में अवाम ने बहरहाल, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज तो नहीं, वैक्सीन भी हमने डेवलप नहीं की। फिर तीसरी चीज यही रह जाती है, कोई मतलब यस तो नहीं है कि हमने खुफिया तमाम अवाम को कोई वैक्सीन लगा दी है, वो भी नहीं है। तीसरी एक ही चीज रह जाती है कि कहीं अवाम ने बहरहाल रिस्पॉन्सिबल रवैया अडॉप्ट किया है और जिसकी वजह से ये रिजल्ट है। और आगे भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर देखिए ये विंटर है ना, विंटर में फ्लू फैमिली है तो तो अब हमने ये साबित करना है बहसियत कौम, बहसियत मतलब कि हाँ हर सूरत में साबित करना है कि जहाँ हमने पहले फतह पाई अब भी हम कर सकते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपकी जरा निभाएंगे। अभी जिस तरह से हमने बात की पहली वेव के हवाले से कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए उस पर काबू पाया और उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज भी बहुत अप्रिशिएट हुई, स्मार्ट लॉकडाउन जैसे और ये सारी चीजें। तो क्या लगता है कि ये जो अभी सिचुएशन है या जो एडवाइजरी के हवाले से आया है कि आपने इस पे जो अमल दरामद कराना है, क्या बगैर लॉकडाउन के हुकूमत जो है इन तमाम चीजों पर अमल दरामद करा पाएगी और SOPs पे अमल दरामद करा पाएगी?
देखिए मैं वकार साहब के उसको कंटिन्यू करते हुए, ये कौम बहुत अजीब कौम है। देखिए इस पाकिस्तानी कौम जो है ना, क्राइसिस में जो है ना एक यूनाइटेड कौम बन के निकलती है, चाहे 2005 का जल्जला हो या 2010 और 11 का सैलाब हो, लेकिन जब नॉर्मल हालात होते हैं बड़ी डिसइंटीग्रेटेड होती है। और मैं उसी कौम की उसी एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह ये कौम वैसे ही बिहेव करेगी और जिस तरह हमने पहले में किया है हम उसी तरह करेंगे। डेफिनेटली कुछ स्ट्रेटजीज के ऊपर गवर्नमेंट को सख्ती से अमल कराना होगा, क्योंकि इसके बगैर नहीं होगा। क्योंकि देखिए शादियां इंशाल्लाह हो जाएंगी, जब अच्छे वक्त आएंगे हम बड़े बड़े रिसेप्शन भी करेंगे और हम सब एंजॉय करेंगे, सब इसको हम सेलिब्रेट करेंगे कि हमारी इस वबा से जान छूट गई। और एक बात समझ लेने की बात है, हमको अब कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। ये हमारा नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा होगा कि अब ऐसे ही जिंदगी, इट्स अ न्यू नॉर्म। और ये दुनिया में नॉर्म है। देखिए अब आप सफर नहीं कर सकते जब तक आप कोरोना टेस्ट नहीं कराएंगे। वहाँ कुछ ममालिक में जब उतरते हैं तो वो दोबारा आपके टेस्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इस दफा सेकंड वेव के अंदर एक चीज जो मेरे जाती मुशाहिदे में, मे बी आप अग्री करें या नहीं, जो यंगर एज के लोग हैं, जो कंपैरेटिवली ज्यादा ओल्ड एज नहीं है, जो वल्नरेबल ग्रुप नहीं है एज का, वो भी बड़ा मुतासिर हो रहा है और उनके ऊपर बड़ा असर कर रहा है इसका सेकंड वेव का वायरस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी बात जो एक और भी हो गया, एक तो थोड़ा सा क्योंकि इतना ज्यादा हॉस्पिटल पे लोड तो आ रहा है, लेकिन वैसा नहीं आया जैसे जून में था। इसमें ये कि लोग सीख भी गए हैं। पहले नॉर्मल चीजें जो है ना, नॉर्मल छोटा मामूली सिम्टम्स भी लोग अस्पताल पहुंचते थे। अब ये है कि अब हॉस्पिटल में जो ज्यादा लोग आ रहे हैं ना, वो सीरियस वाले आ रहे हैं। बाकी अब घर पे बैठ जाते हैं लोग, कहते हैं ठीक है अब कोरोना है ना, मुझे आइसोलेट करना है। ये चीजें कुछ नुस्खे हैं वो पूरे सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, वो लोग उसके ऊपर अमल कर रहे हैं और उसके ऊपर वो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। ये एक वो भी अच्छी चीज है कि लोग खुद भी वो कर लें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका हम ये राजनपुर जो बोर्ड क्लिनिक है, ये इनिशिएटिव लिया गया और बड़ा जबरदस्त रहा, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया। अपने इस इनिशिएटिव के हवाले से बताइएगा कि कितना ये कारआमद साबित हुआ जो आप लोगों ने एक राजनपुर बोर्ड क्लिनिक के हवाले से किया। जो हमारे देखने वाले अरला उनको बताएं कि ये इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पे नॉर्मली डाकू वगैरह पहले रहा करते थे। रेंजर्स ने ऑपरेशन भी किया था, वहाँ पे कश्ती के अंदर एक क्लिनिक का आगाज किया गया। ये आप देख सकते हैं। जरा डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब हम विजुअल्स दिखा रहे हैं, जरा डिटेल्स बताइएगा। डिटेल्स बताइएगा। देखिए बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान 73-74 साल बने हुए पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों ने डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी। और राजनपुर के इलाके जो कच्चे का इलाका है, और बड़ी अच्छी बात खुशाइन बात है कि यहाँ की सिक्योरिटी भी जो है ना, हमको वही लोग दे रहे हैं जिनकी वजह से मामला खराब थे। तो बड़े अच्छे लोग देखें, अगर किसी को जरूरियात जिंदगी मिल रही होंगी, सिक्योरिटी वो सब कुछ मिल रहा होगा, डॉक्टर मिल रहे होंगे, हेल्थ केयर मिल रहा होगा, क्यों लोग गलत काम करेंगे? तो ये एक बड़ी चीज है। और अभी तो ये सिर्फ एक सेगमेंट का इलाका है जहां पर ये इशू आ रहा है। पूरा अभी बहुत सारे इलाके हैं। देखें आप, नहीं, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव डॉक्टर साहब, और हमें बड़ा अच्छा भी लगा। आपने कहा आप मौजूद हैं तो जरा इस पे भी बात कर लें। इस पे इंशाल्लाह इन डिटेल्स भी आपसे बात करेंगे। फिर क्योंकि हम कोरोना को डिस्कस करें, टाइम बहुत कम है, जरा वकार साहब से एक सवाल करके एंड पे आपके पास आता हूं। वकार साहब, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि वक्ती तौर पे आप कैंसिल कर दें और वक्ती तौर पे आप ना करें, ये पॉसिबल कितना है हमारे लिए? चूंकि एक तरफ बीमारी है और बीमारी बहुत स्वेयर है, और दूसरी जानिब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मजबूरियां हैं, फाइनेंशियल मजबूरियां भी हैं। तो इसमें बैलेंस कैसे रखें? बीइंग साइकोलॉजिस्ट, इस पे देखिए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वो सबसे पहले वो आता है। और पहली बात ये है कि जब हम अभी सोसाइटी में घूमते फिरते ये देख रहे हैं कि 70-80% लोग जो हैं उन्होंने मास्क पहने हुए हैं। बड़े खुशी होती है कि तमाम बच्चों ने जहाँ पे हम जा रहे हैं उन्होंने मास्क पहने हुए। और मैं आपको बताऊं कि मैं अभी कल की बात है, एक बहुत बड़े स्टोर था, उसमें गया तो वो मेरा छोटा बेटा है 4 साल का, उसका मास्क थोड़ा सा यानी उसकी नाक जो थी वो एक्सपोज थी, तो नीचे उतरी थी, तो गार्ड ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा आपने मास्क ऊपर कर। अच्छा, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। गार्ड मतलब एक जनरली हम अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प आदत है कि हम मास्क पहन के जाते हैं। जैसे मैं एक बैंक में गया, मैंने बात करने के लिए मास्क नीचे कर दी, उसने कहा सर मास्क ऊपर कर ले। एग्जैक्टली। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि वो जो 20% है जो मास्क नहीं पहन रहा, उसको ये पता होना चाहिए कि वो किस मुजरिमाना गफलत का है, उसकी मुजरिमाना उस गफलत की वजह से वो 70-80% जो एसओपीज पे अमल कर रहा है। ये भी एक मसला है ना कि कुछ ऐसी एक आपकी परसेंटेज भी आबादी की जो अभी तक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि खुदा ना खास्ता उनके इर्द गिर्द के लोगों को उस चीज से इफेक्ट नहीं होने लगता है कि ये एक बला है जो बस पता नहीं है या नहीं एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब तक उनको पता चलेगा या जब तक उनको यकीन आएगा, उनको यकीन तब
तब आएगा ना कि जब सराउंडिंग में खबरें हैं उनके अपने रिलेटिव्स की, लेकिन उस वक्त तक आपको पता है कि चीजें आपके हाथ से निकल चुकी है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आखिर में मैं हमेशा जब भी कोरोना पे डिस्कशन हुई है मैंने इसको पॉजिटिव नोट पे खत्म किया है। बीमारियां हैं, आती हैं जाती हैं, अल्लाह की जात पे हमें यकीन है और सेहत जिंदगी अल्लाह की तरफ से है। कोई मस्बत बात बता दीजिए सेकंड वेव को लेकर ताकि लोग परेशान भी ना हो और कोरोना से निकल जाएं। कि मस्बत बात यह है कि अभी हॉस्पिटल पे इतना लोड नहीं है, बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो लोगों को पता नहीं है, जो ये मास्क नीचे कर देते हैं ना और बिल्कुल अपने थोड़ी के नीचे ले आते हैं, ये उनके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि आपकी गर्दन में जितना बैक्टीरिया होता है ना वो उस पर लग जाता है, आप फिर वो अपनी नाक पर ले जाते हैं तो वो आपको खुद नुकसान पहुंचा रहा होता है। ये किसी ने बताया नहीं है, इसको बार बार मैंने बताना चाहिए कि ये आपके अपने लिए नुकसानदेह है। जब आप नीचे रख लेते हैं सारा बैक्टीरिया अंदर लगता है, फिर आप अपनी नाक के ऊपर करते हैं, मुंह कवर हो जाता है और वही बैक्टीरिया आप सांस के साथ अंदर ले रहे हो। आई कैन वेल अंडरस्टैंड, यस ये तो बड़ी टेक्निकली बड़ी स्ट्रांग बात है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, टाइम बहुत कम है, बात तो मज़ीद करने का जी चाहता था, इंशाल्लाह किसी और निशिस्त में आपको एंगेज दोबारा जरूर करेंगे। वकार थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, आप चुके एज यूजुअल। हमारे साथ वकार मलिक साहब और डॉक्टर बारी हमारे साथ मौजूद थे और दोनों साहिबान की बातें आपने सुनी। एहतियात बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। ब्रेक लेते हैं, अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं हम पीएसएल फाइनल की, जिसमें कल लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को हरा दिया। ये कुछ लोगों की ख्वाहिशात थी और जज्बात पे कैसा हो जाए ऐसा नहीं हुआ। कराची किंग्स जीत गया और लाहौर कलंदर्स हार गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो फिर भी नहीं था। अच्छा अब इस पे ये लोग आ गए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं था। खैर कल बहुत जबरदस्त मैच बिल्कुल भी नहीं हुआ। इट वाज सॉर्ट ऑफ वन साइडेड मैच। 135 रन का हदफ था जो कि बड़ी आसानी से कराची किंग्स ने चेज किया और बाबर आजम जैसे प्लेयर्स खेल रहे थे और 135 रन का हदफ दे दिया। बॉलिंग स्ट्रेंथ थी कलंदर्स की, लेकिन बॉलर्स बेचारे क्या करते। तो ये कुछ मनाजिर हैं। मैं बोल लूं आपके लिए मतलब ये कल मैं कहती हूँ लाहौरियों के साथ बहुत जाती हुई है, ये बहुत गलत हुआ है। लाहौर के लोग जीतना चाहिए था, लेकिन कुछ प्लेयर्स जो थे उनके बिल्कुल भी नहीं चले। मतलब इतने प्लेयर्स थे, कोई तो खेल लेता। मतलब बेडशीट लगाई हुई थी आपने मैच पे? ये बहुत सारी लगाई थी मतलब। और ये सारी बेट्स हार चुकी है, इसलिए कहते हैं सारी बेट्स एक टीम के ऊपर नहीं। लेकिन कराची किंग्स जीत गया, कोई बात नहीं। हमारे बहुत सारे दोस्त कराची के, उन सबको मुबारकबाद। और फाइनली कराची जीत गया। अच्छा कंपैरेटिवली जो सबसे अच्छी बात है सारे अमल के अंदर, ये बगैर तमाशाइयों के लेकिन बहुत स्मूथ प्रोसेस के साथ पीसीबी ने मैचों को ऑर्गेनाइज किया। और कल की जो सबसे बड़ी खबर थी ना मुझे, वो आपने कमेंटेटर्स के आपने देखे थे ड्रेसेस ट्विटर के ऊपर, जो वो उन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने हुए थे, जो वहां पे सना मीत थी, रवीज बाजा वगैरह सब लोग बहुत अच्छे अटायर्स थे और उन्होंने मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशंस की थी। और ओवरऑल कल का मैच जैसे इमरान ने कहा वन साइडेड तो था ही, लेकिन हो गया था एक्चुअली। हाँ, कुछ एक्सपेक्टेशंस लाहौर कलंदर से थी कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि इनका मोमेंटम बहुत अच्छा बिल्ड हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई खातिर खा कारकर्दगी हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन कराची किंग्स में बाबर आजम ने बड़ी शानदार खेली और वो एंड तक मैच को लेके चले। और इस बात पर उन्होंने जो सारी सिचुएशन थी और एंड पे जो सेलिब्रेशन थी, क्योंकि अब मुझे लगता है बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं कराची किंग्स के, तो वो सेलिब्रेशंस भी हमें लोगों ने अपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे डाली। तो इट वाज ओवरऑल गुड मैच, एक अच्छा ऑडियंस, क्योंकि हमने जैसा कि बताया भी पहले कि ग्राउंड में तो नहीं थी, लेकिन एक समा बन गया था। लेकिन कमाल की ऑडियंस और कमाल के मीमर्स ट्विटर के ऊपर मौजूद थे, जो मीम्स चल रही थी बड़ी जबरदस्त, और पॉलिटिकल मीम्स भी थी इसमें। इसमें बिरयानी वर्सेस पुलाव भी था, इसमें बंद रोड वर्सेस एमएम आलम भी था। हमारी पाकिस्तानी वहाँ बहुत क्रिएटिव है, मैं बता रही हूँ। रात गए तक आपको वो जो मीम्स देखने को मिल रही थी, आप सब मैच की हार बार भूल के आप उसको देख रहे थे कि यार ये स्पिरिट होना चाहिए। लेकिन एक बात अच्छी होगी है, मैं ये आई मस्ट से कि जो लाहौर कलंदर्स है वो कभी ये टाइटल नहीं जीते, तो हम ये कह सकते हैं कि अगले पीएसएल में एक टीम ऐसी जरूर होगी जो फिर से पूरा जोर लगाएगी इस टाइटल को जीतने के लिए। खैर कराची कराची वाले कह रहे होंगे हमारी तारीफ ही नहीं कर रहे, हमने जीता है कराची किंग्स। नाना फवाद साहब ने उनके लिए बहुत बुरा फील करी, वाज वेरी हैप्पी। और लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बेटर लाइक दिस टाइम। लेकिन राना साहब के जो प्राइसलेस एक्सप्रेशंस है ना, वी कीप हैविंग दैट। लेकिन इसके बावजूद अच्छी क्रिकेट हमने देखी। पाकिस्तान की अपनी लीग है, हम सब ने उसे कामयाब किया, हम सबका उसमें हिस्सा है और बहुत मजा आया हमें देखे। और अब जल्दी करते हैं कि दूसरी लीग जब आए, नए प्लेयर्स आए और जबरदस्त ऑडियंस के साथ। क्या मार्च में होगा पीएसएल? क्योंकि मतलब अब तो 3 महीने रह जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये 3 महीने के चैंपियन। ब्रेक ले लें एंड वेल डन कराची किंग्स वंस अगेन। अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आपको लेके जाएंगे इस्लामाबाद, पाकिस्तान के वाहिद प्लांट शहर में, और पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी है और सिटी ऑफ ग्रीन भी है। वैसे फरियाल राना वहां पे गई और उन्होंने शाजी के दाल चावल खाए जो कि 6 दालों से मिलके बनते हैं। मजीद वहां पे उन्होंने क्या टेस्ट किया आपको दिखाते हैं।
दाल चावल बहुत ही सादा ग़िज़ा है और इसके साथ ही हर किसी की मनपसंद भी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में, जहाँ पर हैं शाजी दाल चावल वाले। इनके दाल चावल की ख़ास बात क्या है ये तो इन्हीं से पूछते हैं। चले आए मेरे साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ आरिफ। आप पहले मुझे ये बताएं कि आप चावलों के साथ कितनी किस्म की दालें सर्व करते हैं? ये तकरीबन 6 दालें मिक्स होती हैं, इसे शाही दाल कहते हैं। और जो हमारा मसाला है वो हमारा अपना होता है, हमारा अपना तैयार करदा मसाला होता है। इसे हम तैयार करके उसमें शाही दाल चावल के नाम से इस्तेमाल करते हैं। आपके दाल चावल की ख़ास बात क्या है जो लोग खींचे चले आते हैं? देखिए, हमारी दाल चावल की ये ख़ास बात ये है कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है और हम 6 दालों का मरकब बनाते हैं और शाही दाल जिसे कहते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसकी वजह से ये हमारे मशहूर है। अच्छा, आपके पास कितनी किस्म के दाल चावल हैं? हमारे पास 3 किस्म के दाल चावल एक किस्म का होता है, चना चावल और हलीम चावल होते हैं। आपकी कितनी ब्रांचेज है यहाँ पे? हमारी 5 ब्रांचें हैं। कहाँ कहाँ? 2 F10 में और 1 G8 में, 2 ब्लू एरिया में। अच्छा ठीक है। आप कितने अरसे से ये काम कर ये रहे तकरीबन 8 साल से ये काम चल रहा है। हैं? आपकी एक सर्विंग कितने की है? हमारी सर्विंग जो है जो 100 रुपीज़ की है और पेट भर के अमीर गरीब आदमी खा सकता है। मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग दाल चावल बहुत शौक से खाने आ रहे हैं। सिर्फ दाल चावल ही आप सर्व करते हैं या फिर और भी मेन्यू में कोई चीज़ें? नहीं, हमारे मेन्यू में तकरीबन 6 डिशें और होती हैं। उसके अलावा बारबेक्यू है हमारे पास, उसके अलावा बिरयानी है हमारे पास, उसके अलावा ये जो फास्ट फूड में आ जाता है ये चना चाट, फ्रूट चाट वगैरह, दही भले वगैरह मौजूद होते हैं। और तकरीबन होटल की पूरी रेंज हमारे पास मौजूद है और हमारी चाय बहुत मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह। और चाय की सेल हमारी बहुत अच्छी है, लोग बड़े दूर से चाय पीने के लिए आते हैं। आपकी दाल चावल इतनी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन आप मुझे कौन से किस्म के दाल चावल जो है वो खिला रहे हैं? ऑब्वियसली आपको दाल चावल ही खिलाएंगे इंशाल्लाह। वो बहुत अच्छे हैं जो हमारे मशहूर हैं, वही आपको टेस्ट कराएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे बहुत अच्छे दाल चावल हैं, साथ में ये लोग रायता वगैरह भी ऐड करते हैं तो जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। और मैं अक्सर यहाँ पर दाल चावल खाने आता हूँ, अपने दोस्तों के साथ अक्सर आता हूँ। यहाँ पे काफ़ी किस्म के हैं दाल चावल। आपने कौन सी टाइप का जो है ऑर्डर करवाया था? मैं हलीम चावल ज़्यादा पसंद करता हूँ वैसे नॉर्मली। आप मुझे बताएं कि आपको यहाँ के दाल चावल कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं, मज़े के बने होते हैं। कब से खा रहे हैं आप? तकरीबन 2 साल हो गए मैं जब से इस्लामाबाद आया हूँ, तब से शाजी फूड पे अक्सर आता रहता हूँ और बड़े मज़े के बने होते हैं। आपको यहाँ के दाल चावल कैसे लगता है? दाल चावल तो मेरा फेवरेट ही है, लेकिन शाजी के हूँ तो उसका मज़ा दोबाला हो जाता है। हाँ, से शाजी से आप दाल चावल शाजी से किसी फ्रेंड के रेफरेंस से मुझे पता उसका किया था कि ये मतलब ब्लू एरिया में ये बड़ा मशहूर है, तो बस उसी से तब से तकरीबन 1.5 साल से तो मैं कभी कभार जब भी इस्लामाबाद की विज़िट होती है तो मौका मिलता है तो बस यहाँ चक्कर लग जाता है। तो आपने कहीं और से दाल चावल खाए और शाजी के दाल चावल खाए, क्या डिफरेंस लगता है दोनों में? टेस्ट में कोई डिफरेंस? टेस्ट इसका अपना एक जो फ्रेशनेस है और जो चावल है और जिस लेवल से वो पकाता है, मतलब उसकी अपनी एक वो है टेस्ट है, वो मज़ा आता है उस चीज़ का। आपको यहाँ के दाल चावल कैसे लगते हैं? देखें जी, दाल चावल तो वैसे ही इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बड़ी ज़बरदस्त ग़िज़ा है और यहाँ के दाल चावल में एक ख़ास बात है। क्या ख़ास बात है? इसमें जो ट्रेडिशनल दाल चावल है ना, वो यहाँ का इनका ख़ासा है। यहाँ के दाल चावल का वो इसका टेस्ट जो है ना, वो ऑलमोस्ट आपको जो प्योर दाल चावल जो बेसिकली तो ये इंडिया से चला था, चूँकि उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ज़्यादा ये, तो मैंने वहाँ भी दाल चावल खाए हुए हैं और तो मुझे उससे रिलेटेड ये दिल्ली का टेस्ट और यहाँ का टेस्ट तकरीबन मैच करता है। मैच कर गया। अच्छा ठीक है। कोई ऐसा इनका डिफरेंस हो टेस्ट में जो आपको अभी तक कहते कि नहीं, अच्छा ये वाली चीज़ जो पाकिस्तान में मिलती है वहाँ नहीं मिलती? देखें, बात यह है कि मिसालों का फ़र्क है। मसालों का फ़र्क, ठीक है। यहाँ के मसाले और तरह के हैं, वहाँ के और तरह के, और बस ये फ़र्क है, बाकी तो नहीं। और थोड़ा सा नमक का भी फ़र्क है। अच्छा। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान का कुदरती नमक है और वहाँ का जो वो रिफ़ाइंड नमक होता है इंडिया में, तो उसका भी टेस्ट से थोड़ा सा फ़र्क मिलता है। मेरे लिए शाजी के शाही दाल चावल आ गए हैं। अब मैं इसको ट्राई करूँगी।
बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। इसको मैं 10 में से 10 दूंगी। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगले फूड रिव्यू तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस और अब बात करने वाले हैं मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और माशी हालात के हवाले। बिल्कुल, और हमारे दूसरे आवर का आगाज हुआ चाहता है। आज हमने जरूरी समझा कि हम मुख्तलिफ फैक्टर्स पे बात करें कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। जब हुकूमत के जब वुज़रा आते हैं तो वो मुसलसल ये कहते नजर आते हैं कि जी तमाम इंडिकेटर्स बिल्कुल पॉजिटिव हैं, सब कुछ सही हो रहा है। खैर, कोरोना के साथ साथ मुल्क में महंगाई के वार तेज हो गए हैं। अशिया ख़ोर-ओ-नोश की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इस वक्त महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और बढ़ती महंगाई ने आवाम की कुव्वत खरीद भी छीन ली। बिजली महंगी हो चुकी है। एलपीजी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। ताहम वजीर आजम समेत हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिशें भी कर रही है और दावा भी यही किया जा रहा है कि मुल्क की मईशत जो है मुस्तहकम हो रही है और माशी शारिय बेहतरीन की जानिब गामज़न है। करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है। 1 रुपए की कदर बेहतर हुई है। डॉलर की कीमत गुज़श्ता 8 माह की कम तरीन सतह पर है। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की बात की जाए तो उनकी कीमतों में भी कमी का ऐलान किया गया है। बड़ी सनअतों की पैदावार में इजाफा हुआ है। ज़र मुबादला के ज़खायर जो है अब 13 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच चुके हैं। लेकिन माशी बेहतरी के बावजूद महंगाई कंट्रोल होने की बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसमें देखना होगा इसकी बुनियादी वजह क्या है। अफराते ज़र बुनियादी इसकी वजह है और उसमें जब आपके पास जो प्रोड्यूस गुड्स हैं उनकी वैल्यू एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है। एक आम आदमी की कुव्वत खरीद कम हो जाती है या फिर आप जब अफराते ज़र का मतलब ये कि पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है आपकी इकोनॉमी के अंदर और अशिया की वैल्यू कम हो जाती है। प्रोड्यूस गुड्स कम होती चली जाती हैं, इसीलिए लोगों की परचेजिंग पावर कम होती चली जाती है। विद द टाइम जब उनकी इनकम नहीं बढ़ती, उसमें ग्रोथ नहीं आती, तो ये अल्टीमेटली एक वजह बनती है महंगाई की और यही पाकिस्तान के अंदर हुआ। पिछले कुछ अरसे में जो बोरोइंग थी, चाहे वो डोमेस्टिक बैंक से बोरोइंग की गई या इंटरनेशनल बोरोइंग की गई, उसकी वजह फिर जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बिजली महंगी होने की वजह से वो बढ़ी वक्त के साथ साथ और प्रोडक्शन एफिशिएंट नहीं रहे हम। इसके साथ साथ हम वो चीज़ें प्रोड्यूस करते रहे एक्सपोर्ट करने के लिए जिनसे हमें ज़र मुबादला कम मिलता है, चूँकि हम वैल्यू ऐड नहीं कर पाते हैं। हम उसी 3-4 टिपिकल किस्म की एक्सपोर्ट्स पे रहे। लेकिन कल वुज़रा ने कहा जी सब कुछ ठीक है, जो इंपोर्टेड चीनी है वो 61 रुपए शिबली साहब कह रहे थे मिल रही है, लेकिन नहीं मिल रही। शिबली साहब महंगी मिल रही है या नहीं मिल रही? इस वक्त क्या मौजूद है जी खुरम साहब? जी बिल्कुल, हमारे साथ महंगाई और माशी सूरत हाल पर बात करेंगे खुरम शहजाद है हमारे माशियात। थैंक यू सो मच खुरम शहजाद, आपने सुबह सुबह ज्वाइन किया। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि वुज़रा कहते हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई कंट्रोल हो रही है, माशी शारिये बेहतर हो रहे हैं, तो लेकिन ये जो माशी शारिये इससे आम पब्लिक को कोई कंसर्न नहीं है। उन्हें ये पता है कि उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, शायद ख़ुर-ओ-नोश है, वो महंगी है। तो क्या सिचुएशन है, कब तक इस माशी शारिये के असरात अवाम तक पहुँचेंगे? और दूसरा मैं ये भी कह रहा हूँ कि खुरम साहब जरा अपना हेडरूम हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं बेहतर कर ले ताकि जरा बेहतर नजर आए आप मुकम्मल। हाँ, नजर आ जाए। ठीक है, होपफुली मैं अब मेरा जो है वो प्रोसेस सही है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, शायद कट रहा है, थोड़ा नजर नहीं आ रहा है आप हमें सही से। हम चाहते हैं आप हमें सही से थोड़ा अप कर लीजिएगा फोन को, तो हम साथ साथ बात भी करेंगे। खुरम भाई जारी रखिएगा, सिंस इट्स लाइव सो इट्स ओके। जी अब बताइए, अब ठीक है जी? प्लीज शुरू कीजिए। जी सर, कंटिन्यू। जी देखें, बात ये कि आपकी जो बात हो बिल्कुल सही है कि आम आदमी को महंगाई से जो है वो सरोकार है। आम आदमी को जो है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट से सरोकार है कि उसके पास रोजगार है या नहीं है। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इशू ये हुआ है कि कोरोना से काफी जॉब लॉस हुआ है और उसके साथ साथ जो है दूसरी बात ये हुई है कि महंगाई भी बढ़ गई है। तो ये दोनों जो है एक तरह का वो कहते हैं ना डबल एज सॉर्ड, दो धारी तलवार जिसे कहते हैं, वो आम आदमी के लिए जो है बहुत बड़ा इशू रहा है। और इसमें एक और बड़ा मसला ये रहा है, ना सिर्फ ये कि महंगाई में इजाफा हुआ है, बल्कि जो महंगाई के अंदर भी फूड इन्फ्लेशन है, यानी कि जो बेसिक इन्फ्लेशन होती है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। और पिछले 15 महीने से डबल डिजिट्स में जो है वो महंगाई चल रही है फूड की, और लास्ट महीने भी तकरीबन 17% आई है। तो देखें, ये कमर तोड़ देती है एक आम आदमी की। तो ये दो बड़ी चीजें, ये एम्प्लॉयमेंट में जो है इजाफा करना, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ओपन किया है और अल्लाह का शुक्र ये हुआ है कि बहुत टाइमली हमारी इकोनॉमी खुल गई। लेकिन अब देखें, ये क्रिटिकल पॉइंट ये है कि इस वक्त दो चीजों पे कंट्रोल करना है। एक तो हमें कोरोना को उस पर कंट्रोल करना है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए फेडरल और प्रोविंशियल को, इकोनॉमी दोबारा बंद ना हो, क्योंकि अगर बंद हो गई तो इस मरतबा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीजें तो है जिनका ताल्लुक हमारी एक्सपोर्ट, जैसे हमने गंदम बाहर भेज दी, यहाँ पे परेशान हो गए, चीनी बाहर भेज दी, यहाँ पे परेशान हो गए, सब्जियां तो बाहर नहीं भेजी हमने,
सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, कुछ बेसिकली लगता है ये कि शायद कहीं ना कहीं बड़े स्वेयर गवर्नेंस के मामलात हैं, तो कीमतों को मैनेज नहीं किया जा रहा। और दूसरी जानिब जो किफायत से बाजार लगाए गए थे, आसानी बाजार लगाए गए थे, उससे जाहिर बात है हर आदमी को तो नहीं पहुंचा जा सकता, लाहौर, रावलपिंडी वगैरह मेन शहरों के अलावा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन। गवर्नमेंट इस वक्त क्या करे कि कम से कम कुछ इमीडिएट फायदा हो आवाम को? देखिए, एक तो ये कि जो पूरी सप्लाई चेन है ना, इसको गवर्नमेंट प्रोविंशियल लेवल पे भी, फेडरल लेवल पे भी, एक तो मैं ये बता दूं कि फेडरल प्रोविंशियल दोनों को मिलकर चलना होगा अगर वाकई में एक आम आदमी की अगर फिक्र है। ये नहीं हो सकता फेडरल अलग सोचे और प्रोविंशियल अलग सोचे। तो सबसे पहली बात ये कि मिलकर सोचना है। दूसरी बात ये कि सप्लाई चेन है, इसमें 3-4 स्पॉट्स आते हैं। एक तो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, फिर कौन लेकर आ रहा है, और जहां आ रहा है वो किस तरह से प्राइस को जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है। इस पूरी चेन को जो है वो चेक एंड बैलेंस पे रखना होगा। और तीसरी चीज ये है कि देखें, जो प्राइस छपी हुई होती है प्रोडक्ट्स के ऊपर खासकर, उसको उस प्राइस पे बेचने के लिए जो है वो मजबूर किया जाए कि इसके अलावा नहीं बेच सकते, और खरीदने वाले को भी ये बताया जाए। कतई कलामी की मदद, एक तो हम वंस अगेन मैं चाहूंगा थोड़ा सा अगर आप अपना कैमरा टिल्ट अप कर लें ताकि आप हमें मुकम्मल नजर आए। थोड़ा सा कट रहा है, आपका जो हेडरूम है वो कट रहा है। उसके साथ साथ हम ये भी करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने जो परफेक्ट सर, थैंक यू वेरी मच, सॉरी फॉर द मॉडरेशन। अच्छा, जो आपने कहा कि इस मामले को पेसअप करने की समाव जरूरत है, जो मैं आपकी बात से गेज कर पाया हूं, पेसअप कैसे करे हुकूमत? अपने रिसोर्सेज तो इस्तेमाल करिए, इजलास भी रोज होते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स भी होती हैं, पेसअप कैसे करें? देखिए, आजकल ना डेटा का दौर है, और आजकल ये पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना स्टॉक है, मार्केट क्या चल रही है, डिमांड सप्लाई क्या है, इंटरनेशनल मार्केट पे प्राइसेस कैसे ऊपर नीचे हो रही हैं, और इंपोर्ट हम क्या कर रहे हैं, और क्या उसकी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या हम कंप्लीटली जो है लोकलाइज कर सकते हैं चीजों को, खासकर बेसिक प्रोडक्ट्स को। आपको पता है हम इंपोर्ट्स में तकरीबन 10% हिस्सा से फूड इंपोर्ट करते हैं, और 6 से 7 अरब डॉलर का तो हम बेसिक फूड इंपोर्ट कर रहे होते हैं, और वो डिस्पाइट द फैक्ट कि हम एग्रेरियन इकोनॉमी है। मतलब ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात हमारे लिए है। ओवर द पीरियड में बात कर रहा हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे 30-40 साल की बात कर रहा हूँ। एग्रेरियन इकोनॉमी होने के बावजूद हमारे पास बेसिक प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रही होती है, तो ये इससे बड़ा कोई आपके पास जो है वो सबूत नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो चेन है ना पूरी, जैसे मैंने कहा, उसकी ना मार्केट स्ट्रक्चर पूरा बनाना चाहिए। बाहर भी ये होता है कि बाहर प्राइसिंग और हेल्थ कॉन्शियस होना, हेल्थ से रिलेटेड चीजों को जो है वो ये देखना कि क्या ये एक्सपायर्ड है, नहीं है, क्या क्वालिटी है, ये 2 चीजों पे अगर हमने काबू पाया, हेल्थ पे और प्राइसिंग पे उसकी, और खासकर फूड की प्राइसिंग पे, कि मार्केट में देखा जाए कि शुगर अगर है अवेलेबल या नहीं है, क्या स्टॉक्स हैं, वीट है नहीं। आपको पता है 3 प्रोडक्ट में हम सरप्लस में रहे हैं, शुगर, वीट और चावल आज भी हैं, लेकिन ये जो हमारी मिसमैनेजमेंट हो जाती है गवर्नेंस के, जो एक साइकिल चलना चाहिए प्रॉपर अंदाज में, वो नहीं चल पा रहा, और यही वजह है कि महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है। हम अगर आपने जिस तरह से जिन शोबों को मेंशन किया, अगर इनमें से मजीद चूंकि आप एक्सपर्टीज भी हैं आपकी, इसमें आपको सजेशंस के किन शोबों में हमें ज्यादा पेसअप करने की, जैसे आप पहले भी बात कर रहे थे, वर्किंग की जरूरत है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि आवाम को नहीं गर्ज के माशियात बेहतर हो रहे हैं, इकोनॉमिक सेटअप बेहतर हो रहा है, उन्हें यह पता है आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दाल महंगी है, जो उन्हें रोज घर में चाहिए। गरीब आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो जो परचेजिंग पावर है ना, इस पे काम नहीं होता। हम ये देखते हैं कि जी बस अवेलेबिलिटी है या नहीं है, या होर्डिंग हो गई है। ये होर्डिंग कौन करता है? होर्डिंग को अगर आपको पता है कि चीनी बेचने वाले कौन है, आपको पता है आटा बेचने वाले कौन है, आपको पता है आटा जो है वो वीट प्रोड्यूस करने वाले कौन है, तो इससे बड़ी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में हो नहीं सकती एक्शन लेने के लिए। तो एक्शन एक मरतबा आपको एग्जाम्पलरी लेना पड़ता है, आपको पूरी मार्केट में उसका इम्पैक्ट नजर आता है। दूसरी बात ये कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरह इकोनॉमी में ग्रोथ ला सकें, किस तरह से रोजगार मुहैया कर सकें, किस तरह से हम अपनी यूथ को अपनी ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर सकें, ताकि वो आगे जाते हुए बेहतर तरीके से डिसीजंस ले सकें और खुद मुख्तार हो सकें। ये हम काम कोशिश की थी हमने नेफ्टेक जैसे इदारे बना के और ट्रेन करके यूथ को, लेकिन अभी तक तो उसके रिजल्ट्स आए नहीं है। जुल्फी बुखारी साहब दावे कर रहे थे कि हमारे बहुत बड़ी तादाद में ह्यूमन कैपिटल बाहर जाएगा, कुछ गया भी है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट उसके अंदर इंप्रूवमेंट हमने नहीं देखी है। अच्छा, टाइम चूंकि कम है, जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। हमारी स्टॉक एक्सचेंज बेहतर परफॉर्म कर रही है, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट अपना सरप्लस पे ले गए, हम कुछ हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ा रही, टैक्सेस भी 17% हमने सुना है अक्टूबर में बढ़े हैं, और गवर्नमेंट तो क्लेम कर रही है कि जो FBR का इस मंथ का हदफ था उससे हमने ज्यादा कलेक्शन कर लिए। ओवरऑल मैक्रो लेवल पे तो बेहतर खबरें हैं। अब इसको माइक्रो में कन्वर्ट कैसे करें, इस पे भी जरा हमें कुछ मशवरा दीजिएगा। देखें, बड़ी चीजें जो है ना वो थोड़ा हमें विजन ब्रॉड करना चाहिए। ये टेम्परेरी चीजें हैं कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस आ गया, ये इन इटसेल्फ जो है कोई ये कहने अचीवमेंट नहीं कह सकता मैं ये कहूंगा कि ये एक मींस टू एन एंड नहीं होना चाहिए। ये मींस
बेसिकली ये मीन्स हैं, मीन्स टू एन एंड जो है, ये इन इटसेल्फ एंड नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर टैक्सेस बेहतर आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी बेहतर हुई है बहुत अच्छी बात है, करंट अकाउंट सरप्लस आया, रुपया आपका इंप्रूव हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है ना, जिसे हम अक्सर कहते हैं कि जी अपने फिस्कल्स को, अपने जो अखराजात हैं, आप देखें ना कितना कर्जा हम लेते हैं, वो कर्जा जाता कहाँ है, उसका प्रोडक्टिव यूज होता है। आज अगर उसका प्रोडक्टिव यूज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे, ह्यूमन कैपिटल में लगे, आपको आस्ते आस्ते फ्लो डाउन होता हुआ नजर आएगा। एक आम आदमी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, महंगाई में कमी होगी। गवर्नमेंट ने ये भी क्लेम किया है कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 1 रुपया भी, 1 टका भी, हमने कुछ इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि हमने कर्जा नहीं लिया। कल विफाकी वज़रा ने ये भी कहा। इसको परपेचुएट करने की जरूरत है। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी अच्छी चीजों को परपेचुएट करने की जरूरत है और अपनी प्रोडक्टिव यूज। देखिए फिस्कल जो है ना हमारा, हम कितना कर्जा लेते हैं और हम टैक्सेस कितना कलेक्ट करते हैं और प्रोड्यूस हम उसको स्पेंड कहाँ करते हैं। आप यकीन करें जो इस वक्त फसाद की जड़ है वो यही है कि टैक्सेस कम है हमारे पास, लोग टैक्सेस नहीं देते या गवर्नमेंट ले नहीं सकती या उन अशराफिया से ले नहीं सकती और उसको जो खर्च करना है। दूसरी बात ये कि आपके पास रिसोर्सेज जो भी हैं, मैं ये कहता हूँ कि रिसोर्सेज ज्यादा होना इशू नहीं होता, इशू ये होता है कि जितनी रिसोर्सेज है उसको मैनेज कितना अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं। तो अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो आप यकीन करें ये प्राइसेस नीचे भी आएंगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, आपके फिस्कल्स भी ठीक होंगे, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज भी होंगे, एक आम आदमी की जो है एम्पावरमेंट भी मिलेगी। बिल्कुल सही है। लास्ट मिनट है हमारे पास, कोई फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप देना चाहें? देखिए मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हम सोचें, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करें और ये जो शॉर्ट टर्म आपके प्राइस स्पाइक्स होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट में जो है वो चेक्स रखने की जरूरत है। चेक्स रखे जाएं और खासकर ये जो फूड प्राइसेस हैं इस पे कंट्रोल किया जाए। और जिस मैकेनिज्म से हम खुरम साहब चल रहे हैं, खासतौर पे पंजाब गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट, ये नीचे आ पाएगी महंगाई? दिसंबर जनवरी का दावा किया जा रहा है, कर पाएगी गवर्नमेंट, आपको लग रहा है? लेकिन अच्छी बात ये कि डिले तो हुआ है लेकिन थोड़ा सा काबू आएगा इस पे, क्योंकि अच्छी बात ये कि इंटरनेशनल फोर्सेस हमारे जो है वो हक में आना शुरू हो जाती हैं। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस गई हैं दोबारा से और इकोनॉमी चल रही है, तो वो इसलिए इंटरनेशनल इन्फ्लेशन अपनी कम हो सकती है। रुपी ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, रुपी जो स्ट्रेंथन हुआ है और हमारी रेमिटेंसेस भी माशाल्लाह बढ़ी है। ओवरसीज पाकिस्तानी एज यूजुअल बहुत अच्छा करें। खुरम साहब थैंक यू वेरी मच अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर जॉइनिंग अस। हैव अ ग्रेट डे। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया हमें रहने के लिए। बिल्कुल, अब हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेस में भी बहुत कुछ है जो आपने मिस नहीं करना। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेस टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे पाकिस्तान के और पंजाब के शहर उकाड़ा से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तानी ख्वाजा सरार नायाब अली की, जो कि हमारी हीरो हैं और हीरो एशिया अवार्ड के लिए नामजद हो गई हैं। पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया और हमने ज़रूरी समझा कि हम उनको लेकर आएँ। थोड़ा सा हम अगर इनके काम के हवाले से बात करें तो ख्वाजा सरार कम्युनिटी के लिए, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो हर फोरम पे काम कर ही रही हैं। इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं उनको ट्रेन करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स हैं, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग है, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट है और दीगर अवेयरनेस के मामलात हैं। उसमें जो नायाब हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हीरो एशिया सो मच नायाब तो क्या आपने हमें ज्वाइन हमारे शो का हिस्सा बनी। सबसे पहले तो हमें ये रिपोर्ट्स मिली है कि आप नामजद हुई है और इस नामजदगी के हवाले से जो हीरो एशिया अवार्ड है कैसा लग रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है आपकी, इससे पहले भी आप काफी अचीव कर चुकी हैं लेकिन इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं। एग्जैक्टली, तो इस हवाले से बताएं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मॉर्निंग शो में, जो कि बहुत कम वक्त में फेमस हो गया, उसमें मुझे इनवाइट करने के लिए। और उस बिल्कुल वी आर फॉलोइंग और बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है। उसके बाद जो बिल्कुल बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह मर्द और ख़वातीन पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जिसको ना सिर्फ फैमिली कॉज ऑफ शेम समझती है, हमारी सोसाइटी कॉज ऑफ शेम समझती है, तो हम भी अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। और ये बहुत अच्छा मूवमेंट है और आई एम रियली इंजॉइंग। और मुझे खुद पे जो है वो बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैंने कुछ पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए जो है वो कुछ अपना किरदार अदा किया, जहाँ पे हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, हमारे बहुत से दूसरे जो हमारे इस तरह के काम है जो कि इंटरनेशनल दुनिया में हमें हमारी नेक नामी नहीं होने देते। तो मैंने कहीं ना कहीं एक हिस्सा डाला है कि पाकिस्तान का नाम बहुत बसपत फेस है पाकिस्तान का, और हमें बहुत, इसीलिए हम इनफैक्ट आपसे बात भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे कई फेसेस और भी सामने आए। नायाब, एक तो रिसेंटली हमने सुना कि आपके ऊपर कोई अटैक भी किया गया इस सारी सूरत हाल के बाद, अनफॉर्चुनेटली इस हीरो एशिया अवार्ड की नामजदगी के बाद। एक तो हमें इस हवाले से बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से तो हैं, लेकिन ये क्या था और इस सिलसिले में अब मजीद कोई आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या था ये?
देखिए ये एक सीरीज ऑफ अटैक है जो कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ हो रही है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ख्वाजा कम्युनिटी को जो है वो उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं क्योंकि दे नो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इज मच वनरेबल। तो पिछले जो है वो 3 सालों में 2000 जो है वो 17 से लेकर 2000 जो है वो 20 तक 74 मर्डर्स हो चुके हैं पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के। और इस्लामाबाद जैसे शहर में ये पिछले महीने के अंदर चौथा वाकया है जिसमें जो है वो तशद्दुद किया गया और अटैक किया गया। इससे पहले मेरी एक ट्रांसजेंडर फेलो है जी बिल्कुल, ये गोलड़ा और E11 का एडजेसेंट एरिया है। तो अभी 2 दिन पहले मेरे अटैक से पहले एक ट्रांसजेंडर के ऊपर अटैक हुआ तो मैंने उसके लिए आवाज रेज की और अनफॉर्चुनेटली दिस वाज द सेम ग्रुप जिसने उस ट्रांसजेंडर पर्सन को अटैक किया था और मुझे उसने ही अटैक किया। तो आई थिंक इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुलिस इज डूइंग और दे आर रियली डूइंग हार्ड। नायाब, अब हम चूंकि आपकी अब जो भी आप प्रोफेशनली काम भी करी हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ट्रांसजेंडर्स की कम्युनिटी के हवाले से, करंटली आपका बेसिकली कहने एक फोकस क्या है कि आप लोगों को किस हवाले से अवेयर करें, क्योंकि आप मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के साथ और फोर्सेस के साथ भी एसोसिएटेड है, सो इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए अर्मला, इस तरीके से है कि मेरा जो बेसिकली फोकस है वो स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना है। वो जो एक पेट्रियोटिकल माइंडसेट है जो लोगों ने बना लिया है कि ख्वाजा सरा का लफ्ज जब हम सुनते हैं तो हमारे ज़हन के अंदर सिर्फ एक तस्वीर उभरती है, वो होती है एक बेगर की और एक नाचने वाले की। तो वो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सोसाइटी का एक बहुत अच्छा जो है वो शहरी बन सकते हैं। सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है, सिर्फ सहूलियात देने की जरूरत है। जिस तरह सॉरी टू कट यू, इसमें एक हिस्सा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा है। कई लोगों से मैंने बात की, उमूमी तौर पे जब हम कराची जाते हैं वहाँ पे हम आपको पता है कि चाय वगैरह के जो ढाबे हैं बैठे हो, तो वहाँ पे बहुत से लोग ये मांगने के लिए आते हैं। मैंने कई लोगों से नायाब बात की कि आप ये क्यों करते हैं, अल्लाह ने आपको हाथ पांव बाजू सलामत दिया, आप काम कर सकते हैं। वो लोग काम करना चाहते भी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी तादाद है। तो क्या आप अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी एड्रेस कर रही हैं कि उनमें भी ये हिम्मत आए कि काम करें, आगे बढ़ें? जी बिल्कुल, देखिए जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर से ही रोल मॉडल्स उनके सामने आएंगे तो वो एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के एक लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है। तो एक तो वहाँ पे जिस तरह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारी जब हम जैसे लीडर्स को देखती है तो वो बिल्कुल उसमें चेंज हो रही है, जिसमें एक रीम शरीफ का बहुत बड़ा नाम है जो कि ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर बनी है। इसके अलावा निशा हैं जो कराची से, शी इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर। तो इसी तरीके से आयशा है। तो देयर आर सो मेनी नेम्स के जो आगे आ रहे हैं और उसको देख के हमारी कम्युनिटी में तालीम हासिल करने का रुझान बढ़ रहा है। मसला वहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे इस तरीके से मैं उसको ब्लेम नहीं करती क्योंकि वालिदैन ने जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको घर से निकाल दिया, उसके बाद सोसाइटी ने उसको अब्यूज किया। तो आप बताएं कि एक जब एडल्ट है तो वो जिसको शुरू से ही यही सिखाया जाता है तो वो क्या करेगा, अनलेस के उसको वालिदैन ऑन करें और उसको इंस्टीट्यूशंस में भेजें। जिस तरह मेरी एजुकेशन में जो है वो मेरे गुरु का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे पेरेंट्स का जो है वो मेरी नानी जिनकी डेथ हो चुकी है उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो हालांकि मेरी फैमिली ने भी रवायती जिस तरह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को डिसऑन कर दिया जाता है, मुझे भी डिसऑन कर दिया गया था। तो लेकिन उसमें जो है वो हमें कुछ ना कुछ इस तरह के जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। तो मैं कहती हूँ कि मुश्किल से नहीं, हमारी सोसाइटी आसानी से दे दे अपॉर्चुनिटीज तो आपको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डॉक्टर भी नजर आएंगे। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे अवेयरनेस के हवाले से, आपको क्या लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना चेंज आया है लोगों के माइंडसेट में, लोगों की साइकी में, एक्सेप्टेंस लेवल कितना बढ़ा है? क्योंकि जिस तरह से आप बात करिए कि पहले एक माइंड में इमेज सबसे पहले वही आता है, तो एक बैगर का या कोई और प्रोफेशन, हम इस चीज़ को एक पॉजिटिव या एक रिस्पेक्टेबल मैनर में नहीं लेते। आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक लोगों में एक्सेप्टेंस लेवल किस हद तक आया? देखिए ये एक्सेप्टेंस जो है ना वो ये लिटरेसी के साथ थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे लोगों के सामने रोल मॉडल्स, गुड प्रैक्टिसेस आनी शुरू हो गई हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो है वो पढ़े लिखे लोग आने शुरू हो गए हैं, इसी तरह सोसाइटी ने किसी हद तक एक्सेप्ट तो कर लिया है कि जो है वो ठीक है, हमारे दरमियान चल फिर रहे हैं, दैट्स फाइन। लेकिन उस तरीके से जो है वो इंक्लूजन नहीं आई है कि सोसाइटी
ने अपने आप अपने साथ बिठाना नहीं शुरू किया, सोसाइटी ने बात नहीं करनी शुरू की। हाँ नायाब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, गवर्नमेंट की जानिब से तो इस हवाले से काम किया जा रहा है, आईडी कार्ड हो, दीगर चीजें हों, आप लोगों को वो इस तरह से सोसाइटी का हिस्सा जो कह लें बनाने के लिए भरपूर कोशिशें तो कर रहे हैं, बट स्टिल आपको आपके मुताबिक लगता है कि और ज्यादा मौशरती रवैयों का मेजर इशू है? बिल्कुल जी बिल्कुल अग्री करती हूँ। गवर्नमेंट ने जो है वो ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 लेके आए, जिसने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लीगल प्रोटेक्शन दी, जिसमें मेरा कुछ काम रहा, मैंने उसको भी लीड किया चीज़ों को। फिर अभी जो है वो पंजाब में एक कानून साजी होने जा रही है ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, मैं उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। एक पॉलिसी बन चुकी है जो कि साकिब निसार साहब ने, साकिब चीफ जस्टिस जो है उन्होंने एक इनिशिएट किया था। तो लीगल प्रोटेक्शन है, लीगल प्रोटेक्शन कानून तो बहुत से मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इसी तरह ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ पॉलिसी है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा लैग करता है इंप्लीमेंटेशन को लेकर। एक तो कोई अच्छे सजेशन मैसेज वगैरह भी दे दीजिए एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से, लेकिन उसके साथ साथ आप जैसे लोगों के हवाले से एक गिला ये सुनने में आता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में कि जब आप लोगों का अपनी कम्युनिटी में थोड़ा कद बड़ा हो जाता है, आप लोग किसी जगह पे पहुंच जाते हैं, तो आप दीगर कम्युनिटी मेंबर्स को लिफ्ट नहीं कराते। ये इस्लामाबाद में हमने केसेस सुने हैं, जो लोग टीवी पे आते हैं वो नॉर्मल जो ख्वाजा सरा है वो कहते हैं जी हमें तो वो मिलते नहीं है, हमारे केसेस नहीं हल करवाते। तो क्या आप लोगों की एक्सेस में है या आप जैसी दीगर शख्सियात अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के? देखें, बहुत से लोग इस तरीके से हैं कि ये उनका गिला बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे बहुत से कम्युनिटी के लोग जो है वो सिर्फ, मैं कहती हूँ एक्टिविज्म को डिफाइन इस तरीके से करती हूँ कि आप अगर एक पढ़े लिखे इंसान है, आपको एक अच्छी नौकरी मिल गई है, ठीक है, दैट्स फाइन, आपने अब खुद को एम्पावर कर लिया, लेकिन अपने आप को एक्टिविस्ट आप तब कह सकते हैं जब आप कम्युनिटी के लिए कुछ काम करें, कम्युनिटी को डिलीवर करने की कोशिश करें। तो हमारी कोशिश बिल्कुल, मेरी कम से कम कोशिश ऐसे होती है, जिसमें अभी कोविड आया था तो आई एम प्राउडली से कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी का कोई ऐसा ट्रांसजेंडर नहीं होगा जिसके हम घर तक नहीं पहुंचे और उसको हम दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। एक छोटा सा मैसेज एक्सप्रेसो नाजरीन के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से आप जो देना चाहें। देखें, ट्रांसजेंडर मेरा जो फाइनल मैसेज जो ये है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कोई भी खलाई मखलूक नहीं है, आपसे किसी हद तक भी कम नहीं है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का कोई इख्तियार नहीं है कि वो ट्रांसजेंडर है, जिस तरह आप पे कोई इख्तियार नहीं था कि आप मर्द पैदा होते या औरत पैदा होते। तो बजाय जो है वो एक जेंडर सेग्रीगेशन करने पे, एक सिन्फ की बुनियाद पर तफरीक करने पे जो है वो आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को करना शख्सियात अगर इस कम्युनिटी में और आ जाए। मैंने जितने लोगों से आज तक बात की, आप ही की कम्युनिटी से, आई हैव बीन क्वाइट इम्प्रेस्ड, यू नो, जिस तरीके से आप बात कर रही हैं। वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, वेरी वेल स्पोकन। थैंक यू वेरी मच नायाब कि आपने हमें सुबह सुबह एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप इसी तरह से अच्छा काम करती रहें और हमारे शो का बार बार हिस्सा बनती रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी हम एक दिन जी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे पास कुछ और भी है जो हमने आपके साथ शेयर करना है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन टू एक्सप्रेसो। और हम बात करते हैं कुछ चूहे बिल्ली के खेल के बारे में। वो बात अभी हम नहीं बता सकते आपको, हम अगली स्टोरी की जाने बढ़ते हैं और आज बात कर लेते हैं परवेज मलिक साहब की। चूंकि आज उनके बिछड़े हुए हमसे 12 बरस बीत गए हैं। मारूफ पाकिस्तान के हिदायतकार फिल्मसाज परवेज मलिक साहब, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में हिदायतकारी को, जिसे कहा जाए कि नई जहतों से रोशनास कराया तो गलत नहीं होगा। परवेज मलिक साहब ने अमेरिका में डायरेक्शन और प्रोडक्शन की तरबियत हासिल की। आपकी हिदायतकारी के बारे में हम बात करें तो उसमें बनने वाली मारूफ फिल्मों में आज भी, जिसमें हीरा और पत्थर का जिक्र आता है, अरमान का जिक्र आता है, आज भी फिल्म बीनों को महसूस कर रही हैं। और इन फिल्मों की खासियत ये भी थी कि इनके मकालमे तो जानदार होते ही थे, मगर म्यूजिक भी लाजवाब होता था। और जिन फिल्मों को मैंने जिक्र किया वो आज भी देखने वालों के, खास तौर पे अगर हमारे वालिदैन की उम्र के जो लोग हैं, यकीनी तौर पे वो आज भी उन फिल्मों को याद करते हैं, पॉपुलर होंगे। और 1992 में परवेज मलिक साहब को तमगा हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया और 71 बरस की उम्र में हरकत कल्ब बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए, लेकिन आज भी वो अपने सालों के दिलों में जिंदा है। और अरमान के बारे में जो हम बात कर रहे थे, बताना जरूरी है कि पहली फिल्म थी जिसने प्लैटिनम जुबली की थी, यानी कि इतनी ज्यादा, आई थिंक 100 वीक्स तक चली होगी, कुछ इस तरह से है। प्लैटिनम जुबली करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म थी। सो आज हम परवेज मलिक साहब को याद भी करें और मिस भी करें। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की, जिसमें आज हमें राहीला कुछ योगा के हवाले से टिप्स देने वाली हैं। सो ओवर टू यू राहीला। व्यूअर्स, मैं हूं राहीला अहमद एंड गुड मॉर्निंग। फिटनेस के सेगमेंट में खुशामदीद। आज मैं आपको एक ऐसा अमेजिंग योगा सीक्वेंस बताने जा रही हूं जिससे आपकी मॉर्निंग इंतहाई एनर्जाइज्ड और पॉजिटिव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट।
आपने क्या करना है कि आप अपने मैट के ऊपर खड़े हो जाएं, दोनों पाँव को आप जोड़ लें, योर बिग थम्स शुड बी टुगेदर और हील्स थोड़े से सेपरेट रखें और अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के आगे इस तरीके से जोड़ लें एंड टेक 3 डीप एनर्जाइजिंग कामिंग ब्रेथ्स। अपनी आंखें बंद कर लें और 3 गहरे सांस लें। ताकि आपकी पूरी तवज्जो आपके जिस्म के अंदर आ जाए। अब आराम से आंखें खोल लें, अपने दोनों हाथों को इंटरलेस करें, टेक अ डीप इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को बाहर की तरफ पुश करें, स्टमक को अंदर पुल करें। ऑन द नेक्स्ट इनहेल, रेज योर आर्म्स स्ट्रेट अप फॉर अ फुल बॉडी स्ट्रेच एंड एज यू एक्सहेल, टर्न टू योर राइट। Inhale, come back center. Exhale, turn to your left. Inhale, back center. Exhale, forward fold. पूरी तरह से आप आगे को झुक जाएंगे। नेक्स्ट इज हाफ वे लिफ्ट। अपने दोनों हाथों को स्लाइड करें और अपने हाथ अपने नीज से ऊपर रख लें, फ्लैट बैक। ये गहरा लंबा सांस लें और सांस को निकालते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। On the next inhale, slowly come all the way up. Take your arms up. Mountain pose, full stretch. Exhale, bring your hands to your heart center. Squeeze your hips, take a deep inhale and lift your chest up towards the ceiling. आप आसमान की तरफ देखें और फिर exhale करते हुए वापस सेंटर में आ जाएं। आप यही सीक्वेंस 3 से 5 मरतबा रिपीट करें और आप देखें कि आप कितना एनर्जाइज्ड फील करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। हैव अ गुड डे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और अब बात करेंगे ISPR के नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का जो प्रोमो है वो जारी कर दिया गया है। 2 प्रोमो जारी किए गए हैं, आपको भी वो दिखाते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। हमने परसेप्शन को रियलिटी से तब्दील करना है, पाकिस्तान का मस्बत इमेज दिखाना है दुनिया भर को। मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज ऑन बिहाफ ऑफ ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस इंडोर्स कर रही थी इस कैंपेन को, जो कि इमेच्योर फिल्म फेस्टिवल है। अगर आप एक फिल्म मेकर हैं, कॉन्सेप्ट राइटर हैं, कुछ बनाइए अच्छा सा, ISPR को भेजिए एंड यू गेट अ चांस टू गो अब्रॉड। और बहुत कुछ है इसमें, वेबसाइट पे डिटेल्स आपको बिल्कुल डिटेल्स मिल जाएंगे। आप अपनी नॉमिनेशन या अपनी जो कह लें एंट्रीज हैं वो भेज सकते हैं और इस हवाले से डिस्कशन होगा। बात कर लेते हैं कुछ अल्लामा शिबली नोमानी के हवाले से। आपको मालूम है जो कि बेअकबर शायर, अदीब, आलिम, मुफक्किर और सवारे निगार थे और बहुत एक लैंडमार्क है उनकी जो भी तालीमात हैं सारी सूरत हाल के हवाले से, खासतौर पे जब हम फारसी शायरी की बात करते हैं। हमारे पास इसी हवाले से एक डिजिटल रिपोर्ट है, आज हम उनको याद कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। जी रिपोर्ट आपने देखी। अब चूंकि हम शो को जो क्लोजिंग की जानिब लेकर जा रहे हैं, पोल के रिजल्ट्स, एग्जैक्टली पोल रिजल्ट्स में आपको बताते चलूं कि पोल हमने अनाउंस किया था, क्या लॉकडाउन के बगैर हुकूमत कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवा सकेगी या नहीं। और रिजल्ट्स कुछ यूं है, 59% लोग कहते हैं नहीं, हुकूमत नहीं करा पाएगी, जबकि 35% लोग कहते हैं हाँ और 6% कहते हैं पता नहीं। सो ये कुछ रिजल्ट्स हैं। और बाकी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिनके कंसर्न्स हैं, वो उनकी एक बड़ी मेजर जो कह लें नंबर ऑफ पीपल है जिनको ये लगता है कि लॉकडाउन होना चाहिए और हुकूमत इस हवाले से लगता है स्टूडेंट्स चाहते हैं कि लॉकडाउन लग जाए, स्कूल्स बंद हो जाए। लेकिन अब एक राइवलरी सी आ गई है। सिंध गवर्नमेंट ने कल कहा जी हम स्कूल बंद नहीं करते, विफाक कह रहे हैं स्कूल बंद करने पड़ेंगे और जो सर्दियों की छुट्टियां 2 महीने तक एक्सटेंड करनी पड़ेगी। दूसरी जानिब अभी मैं डॉक्टर जफर मिर्जा का ट्वीट देख रहा था जिन्होंने कहा है कि प्लीज
सियासत और बीमारी को अलग रखिए। दूसरी लाइन, दूसरी जो लहर है ज्यादा स्वेयर है, इस पे एहतियात बहुत जरूरी है। और मीनवाइल हम क्लोजिंग अनाउंस करें, आई हैव द सैनिटाइजर, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप भी अपनी पॉकेट में स्मॉल सैनिटाइजर्स रख सकते हैं और अपने हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं। मैं हैंड सैनिटाइज करता हूं और मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। एहतियात एहतियात और एहतियात बहुत जरूरी है, इस पे आपने फोकस रखना है। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप हमें फीडबैक दीजिए। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।